नमस्कार विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स के एक और फंडामेंटल की बात करेंगे, इंटीग्रेशन। पिछले दो वीडियोस अगर आपने देखे होंगे तो वो एक प्रोसेस या ऑपरेटर डिफरेंशिएशन की बात थी। अब हम बात करेंगे इंटीग्रेशन की, और ये इंटीग्रेशन पूर्व में किए गए अवकलन, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, उसका विलोम है, यानी उसका रिवर्स है। जैसे लॉग और एंटी लॉग हम लोगों ने देखा था। लॉग की उल्टी प्रक्रिया एंटी लॉग थी और एंटी लॉग से उल्टी प्रक्रिया लॉग। ठीक उसी तरीके से यहां पर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन भी है, एक दूसरे के विलोम है। और इंटीग्रेशन एक तरीके का एडिशन है, सूक्ष्म स्तर पर योग भी कह सकते हैं। डिफरेंशिएशन की जब बारे में हम बात कर रहे हैं तो आपको ध्यान होगा कि जैसे अगर है x रेज टू दी पावर 5, इसका हम लोगों ने जब डिफरेंशिएशन किया था तब कितना निकलेगा, इसका 5 तो पहले आ जाएगा और x रेज टू दी पावर 5 माइनस 1 दैट इज 4। ये डिफरेंशिएशन निकलेगा किसका, x रेज टू दी पावर 5 का। डिफरेंशिएशन 5x रेज टू दी पावर 4। अब यदि हम इस 5x रेज टू दी पावर 4 का इंटीग्रेशन करते हैं तब हमको x रेज टू दी पावर 5 मिलेगा। ये इसका अर्थ होगा। तो जिस भी फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे और उसका जो रिजल्ट आएगा, उस फंक्शन का यदि हम इंटीग्रेशन करते हैं तो पुनः पहला वाला फंक्शन प्राप्त हो जाना चाहिए। यदि ऐसा है तब हमारा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, अवकलन और समाकलन, इन दोनों के करने का तरीका, इसका मतलब सही होगा। तो वहां पर डिफरेंशिएशन में हमने कोई फंक्शन लिया था, जैसे ये x रेज़ टू द पावर एक फंक्शन है, 5x रेज़ टू द पावर 4 ये भी एक फंक्शन है जिसमें भी x है। तो एक फंक्शन के डिफरेंशिएशन से हमको दूसरा फंक्शन मिलता है, या यूं कह लीजिए कि एक फंक्शन के इंटीग्रेशन से हमको दूसरा फंक्शन मिलेगा। तो उसी को हम यहां पर इस तरीके से लिख सकते हैं कि यदि कोई फंक्शन है जिसका हमने डिफरेंशिएशन किया है तो हमारे पास एक कोई दूसरा फंक्शन आएगा। जैसे यहां पर आया 5x रेज़ टू द पावर 4, और उसका विलोम यानी इंटीग्रेशन से हमारा तात्पर्य होगा कि यदि इसी fx का हम इंटीग्रेशन करें, ये जो साइन है हमारा, ये इंटीग्रेशन का साइन है, यदि समाकलन करें तब हमें मूल, ये जो fx था फंक्शन, मूल फंक्शन प्राप्त हो जाना चाहिए। तो यहां पर हम इंटीग्रेशन को इस तरीके से लिखेंगे, ये इंटीग्रेशन का एक साइन होगा और एक यहां पर dx लगाएंगे। और क्योंकि यदि यहां पर x रेज़ टू दी पावर 5 है, इसी के साथ अगर यहां पर मान लीजिए 5 भी लगा हुआ होता, यानी हमारे पास फंक्शन होता x रेज़ टू दी पावर 5 प्लस 5, और यदि हम इसका डिफरेंशिएशन निकाल रहे होते तब हमारे पास क्या होता, यही रिजल्ट आता। क्यों? क्योंकि ये जो 5 कांस्टेंट है या अचर राशि है, इसका डिफरेंशिएशन शून्य होता है, तो भी हमारे पास यही रिजल्ट निकल के आता। और ये क्योंकि एक कांस्टेंट है या एक अचर राशि है, c हम लिख सकते हैं इसको। तो ऐसी स्थिति में हम जनरलाइज करेंगे कि यदि कोई फंक्शन है और उसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हमें क्योंकि ज्ञात नहीं है, इसलिए वहां पर एक कांस्टेंट और ऐड करेंगे, क्योंकि हो सकता है वहां पर कोई और दूसरी फिगर अचर राशि लिखी हुई हो और उसका डिफरेंशिएशन शून्य होगा। तो इसलिए जब हम इंटीग्रेशन का प्रोसेस करते हैं तब वहां पर उस फंक्शन को निकालने के बाद एक कांस्टेंट और लगा देते हैं, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन शून्य है।
तो इसलिए जब भी हम किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तब उसकी वैल्यू निकालने के बाद एक कांस्टेंट और लगाएंगे। आवश्यक नहीं है कि इस कांस्टेंट का कोई मान हो, अर्थात ये शून्य भी हो सकता है और इसकी कोई निश्चित वैल्यू भी हो सकती है, जिसको निकालने की कोई ना कोई प्रक्रिया होगी। तो ये हमारा कहलाएगा f(x) का x के सापेक्ष सामान्य या एक अनिश्चित समाकलन, यानी या कह लीजिए पूर्ण समाकलन। लेकिन यहीं पर यदि हम इसमें कोई सीमाएं लगा दें कि यदि हमें जैसे एडिशन करना है तो कहां से कहां तक का एडिशन करना है या हमें कहां से कहां तक की फिगर लेनी है, तो ऐसी स्थिति में हम यहां पर सीमाएं भी परिभाषित कर सकते हैं। एक निम्न सीमा होती है और एक उच्च सीमा होती है, और उसको हम इंटीग्रेशन में आप ये देखिए यहां पर इस तरीके से लगाया है। ये a लोअर लिमिट है और ये b हायर लिमिट है। तो वही जब हमने फंक्शन लिखा और उसमें इंटीग्रेशन का साइन लगाया, उसके बाद यदि कोई एक इसका निश्चित समाकलन हमको करना है तो वहां पर हमें इसकी सीमाएं भी परिभाषित करनी होंगी या बतानी होंगी। तो जैसे यहां पर a और b लिखा है, तो a लोअर लिमिट हो गई, b हायर लिमिट हो गई, अर्थात हमें समाकलन a से b तक करना है और ये a और b क्या है, ये x के मान है, अर्थात x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करती है। तो ये तो हमारी समान प्रक्रिया है, इसका फंक्शन हमने निकाला है। तो यहां पर एक ब्रैकेट लगाकर यहां पर a और b और लिख देते हैं। तो ये यहां पर एक फंक्शन है x का, जो कि इंटीग्रेशन के बाद हमें प्राप्त होगा। उसमें x होगा और उस x के स्थान पर हम एक बार b और एक बार a रखेंगे। यानी यहां पर जो हमारे पास फंक्शन है, जैसे मान लीजिए x रेस्ट ये आपका आया, यहां पर हमने निकाला, इसका डिफरेंशिएशन आया, इंटीग्रेशन आया x रेस्ट टू द पावर 5। तो x रेस्ट टू द पावर 5 है, तो यहां पर अगर लिमिट्स हैं तो हम एक बार x की जगह पर b रखेंगे, यानी b रेस्ट टू द पावर 5, और फिर माइनस लगा के दूसरी बार a रखेंगे, यानी a रेस्ट टू द पावर 5। तो जहां जहां भी उस फंक्शन में x होगा वहां वहां पर हम x के लिए जो निश्चित सीमाएं हैं a और b, उनके मान बारी बारी से रखेंगे और एक बीच में माइनस का साइन लगाएंगे। ऐसी स्थिति में ये c विलोपित हो जाएगा, क्योंकि c कांस्टेंट है, तो वो b के साथ भी रहेगा और a के साथ भी रहेगा। तो वो जब हम माइनस करेंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए उसको हमने यहां नहीं लिखा है। यानी इसको हम यहां पर लिख सकते हैं कि यहां पर माइनस c आएगा और यहां पर क्योंकि माइनस लगाया हुआ है, सॉरी ये fx प्लस c आएगा और यहां पर वो माइनस c आएगा। तो यहां पर वो दोनों क्योंकि कट जाएंगे, इसलिए हमने उस चीज को यहां पर पहले से ही नहीं लिखा है। तो ये हमारा डेफिनिट इंटीग्रल या निश्चित समाकलन कहलाता है। तो इसलिए हमको ध्यान रखना है इंटीग्रेशन के प्रोसेस में कि यदि कोई एक सामान्य सी फंक्शन है तो उसको हम डिफरेंशिएट करके देख लें कि वापस वही मूल फंक्शन आता है या नहीं आता है, अर्थात हमने इंटीग्रेशन सही लिया है या नहीं लिया है, और एक कांस्टेंट भी उसमें ऐड करेंगे। और अगर निश्चित सीमाएं हैं a और b, तो वहां पर हम x के लिए उस a और b के मान को रखते हुए फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ये हमारा निश्चित समाकलन कहलाएगा। और अगर वैल्यूज निर्धारित नहीं है तो वो अनिश्चित समाकलन कहलाएगा। तो जिस तरीके से डिफरेंशियल के कुछ रूल्स हैं, उसी तरीके से इंटीग्रेशन के भी कुछ रूल्स हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। पहला नियम, जो भी अचर राशि है या कांस्टेंट है उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, और उसको हम उस इंटीग्रेशन के साइन से बाहर रखेंगे और फिर बाकी बचे हुए को हम करेंगे और एक सी लगा देंगे। तो कोई भी
यदि हमारे पास अचर राशि है तो वो ब्रैकेट के या इंटीग्रेशन के साइन से बाहर रहेगी, पहला नियम। दूसरा नियम क्या है कि यदि इस तरीके का फंक्शन है f1x, ठीक है, यानी जैसे x रेज़ टू द पावर 5 प्लस 2x प्लस 5, तो यहां पर हमारे पास 3 पद आ जाते हैं, 2 पदों में x है, ठीक है। यदि हम देखिए यहां पर इस तरीके से यदि हम लिखें 5x रेज़ टू द पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर, और यहां पर मान लीजिए हो जाए 2x, तो ये अलग अलग एक तरीके से फंक्शन है, ठीक है। और इसके बाद भी अगर मान लीजिए कोई यहां पर और लिखा हुआ है 5, तो ये तो हमारा पूरा का पूरा एक फंक्शन हो गया जिसका इंटीग्रेशन हमको करना है। तो ऐसी स्थिति में देखिए यहां पर ये पूरा बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है ना, तो ये पूरा बड़ा ब्रैकेट हमारा वही बता रहा है कि ये पूरा एक फंक्शन है, 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, या प्लस की जगह पर माइनस साइन भी हो सकता है। तो ये एक फंक्शन है, इसका यदि हम समाकलन करना चाहें, इंटीग्रेशन करना चाहें, तो हमें अलग अलग फंक्शन का अलग अलग इंटीग्रेशन करना होगा। देखिए अभी हमने इंटीग्रेशन का साइन एक ही जगह लगाया है, बाकी यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट है, और जब हम इंटीग्रेशन का प्रोसेस करेंगे तब हम हर फंक्शन के लिए अलग अलग इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, यानी उसमें जितने वेरिएबल्स होंगे या जितने पद होंगे उन सब का अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, जिस तरीके से डिफरेंशिएशन में भी हम यही प्रोसेस करते आए हैं, अलग अलग फंक्शन का अलग अलग डिफरेंशिएशन करते हैं। और प्लस का साइन है तो प्लस लगा देंगे, और माइनस का साइन होगा तो माइनस लगा देंगे, और किसी कारण से यदि साइन परिवर्तित होता है तो उसे भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा। जैसे यहां पर एग्जांपल देखिए 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे और dx लिखेंगे, और फिर उसके बाद अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। 2x स्क्वायर का अलग करेंगे, 5x का अलग करेंगे, 3 का अलग करेंगे, ठीक है, इसको अभी हमने प्रोसेस किया नहीं है, 3 का अलग करेंगे, और एक कांस्टेंट यहां पर लगा देंगे। तो ये हमें ध्यान रखना है कि कांस्टेंट एक ही लगेगा, ऐसा नहीं होगा कि हम यहां पर भी कांस्टेंट लगा दें, यहां पर भी कांस्टेंट लगा दें और यहां पर भी कांस्टेंट लगा दें। कांस्टेंट बाद में एक साथ एक बार ही हम पुट करेंगे। अब उसके बाद यहां पर हम इस 2x स्क्वायर का या 5x का या 3 का, इन सब का इंटीग्रेशन निकालेंगे और उस वैल्यू को यहां पर रख देंगे, ठीक है। अब ये वैल्यू यहां पर कैसे आई इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, जब इंटीग्रेशन के जब हम प्रोसेस करेंगे कुछ और नियम देखेंगे, क्योंकि यहां पर जो एक रूल आपको यही बता देते हैं, यहां पर जो हमने यूज किया है इंटीग्रेशन का रूल, वो क्या है कि यदि x रेज़ टू दी पावर n है तो उसका इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी, x रेज़ टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 और एक कांस्टेंट, ठीक है। तो इस रूल को हमने फॉलो किया है। तो यहां पर आप देखिए हमको क्या करना था, 2x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना था, तो 2 तो यहां पर पहले से रहेगा ही, और x स्क्वायर का कितना हो जाएगा, x क्यूब बटा 3, ठीक है। अब आप देखिए यदि हम इसको करें, ये 2x स्क्वायर, इसका हमने इंटीग्रेशन किया तो कितना आया, 2 तो पहले से था ही, और x क्यूब डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, ये हमने इंटीग्रेशन किया। तो ये तो डिफरेंशियल हो गया और ये इसका इंटीग्रल की वैल्यू आ गई। तो यदि हम वापस चलें यानी इसका डिफरेंशिएशन करें, और डिफरेंशिएशन कर लीजिए, 2/3 तो कांस्टेंट है,
और एक्स क्यूब का डिफरेंशियल क्या होगा, 3 पहले आएगा और -1 हो जाएगा यानी 3x स्क्वायर, और 3 से 3 कट जाएगा तो खाली यहां पर रह जाएगा एक्स स्क्वायर, यानी हमारे पास बचेगा कितना 2x स्क्वायर, यानी ये वाली फिगर आ जाएगी। तो ऐसी इसलिए डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है। तो x रेज़ टू द पावर n का इंटीग्रेशन x रेज़ टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 होता है, और उसी को हमने यहां पर यूज किया है। तो यहां पर ये हो गया x³ 5x, तो 5 तो यहीं रह गया, और x का क्या हो गया x स्क्वायर, क्योंकि यहां पर एक पावर बढ़ जाएगी, और डिवाइडेड बाई 2। और यहां पर देखिए 3, अब इस 3 का 3x कैसे हुआ, 3 को हम क्या मान सकते हैं कि 3 के साथ एक x रेज़ टू द पावर 0 लगा हुआ है, क्योंकि x रेज़ टू द पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। तो इसलिए 3 को हम क्या लिख सकते हैं, एक तो 3 into 1, और उस 1 की जगह पर हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया, x रेज़ टू द पावर 0। अब x रेज़ टू द पावर 0 का इंटीग्रेशन निकालें तो क्या होगा, यहाँ पर 1+1 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 0+1 हो जाएगा, तो 0+1 बराबर 1, तो क्या रह जाएगा, सिर्फ यहाँ पर x रह जाएगा, और 3 पहले से था ही। तो इसलिए यहाँ पर ये अचर राशि है, और इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो 3x आ जाएगा। 3x का डिफरेंशियल करके देख लीजिए, x हट जाएगा, खाली 3 रह जाएगा। तो इसलिए दोनों विपरीत प्रक्रियाएं हैं, और प्लस एक कांस्टेंट यहां पर हम और लगा देंगे। तो इस तरीके से ये एक सिंपल रूल है इंटीग्रेशन के, जो कि एक सिंपल मैथमेटिकल प्रॉब्लम लेके आपको समझाया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ और नियमों के बारे में चर्चा करेंगे।